नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार झारखंड में जो बम्पर वोटिंग हुआ है उसके मायने क्या है। बम्पर वोटिंग मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि 67.59% की वोटिंग हुई है, लगभग 68%। तो आप समझ सकते हैं कि ये रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का मतलब क्या है, यह समझना बेहद जरूरी है। आपको हम यह भी बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से कांटे की टक्कर बताई जा रही है, इसका मतलब बहुत साफ है कि जेएमएम लेड अलायंस और बीजेपी लेड अलायंस के बीच में जोरदार टक्कर हुई है। और अगर सिलसिलेवार तरीके से बताऊं कि कहां पर कितने परसेंट का मतदान हुआ है, तो गिरिडीह में 65.89, गोड्डा में 67.24, जामताड़ा में 76.16। तो जामताड़ा में बम्पर बहुत ज्यादा वोटिंग हुई। पाकुड़ में 75.88, यहां कहा जाता है मुस्लिम्स की आबादी बहुत ज्यादा है। बोकारो, आप ये जान लीजिए, इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यहां वोटिंग तकरीबन 61% हुई है, बहुत कम वोटिंग। और रांची के खिजरी में 69.20 और सिल्ली, जहां से सुदेश महतो चुनावी मैदान में है, 76.72 वोटिंग। और रामगढ़ में 72%, साहेबगंज में 65% और हजारीबाग में 64%। तो हमने ये बताया कि किस तरीके से जोरदार वोटिंग जिसको कहें वो हुआ है। और पिछले चरण की तुलना में तकरीबन 5% ज्यादा वोटिंग हुई है, तकरीबन। इसके क्या मायने हैं, इसके क्या मतलब हैं? 38 सीटों पर होने वाले चुनाव, और खास तौर पर संथाल परगना जहां 18 सीटें हैं, और कहते हैं कि संथाल परगना ही तय करता है कि आखिरकार सरकार किसकी बनेगी। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यह बेहद इंपॉर्टेंट चरण था। और संथाल परगना के जरिए बीजेपी जो नैरेटिव सेट करना चाह रही थी कि यहां बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़ी संख्या में घुस आए हैं, जो डेमोग्राफी में परिवर्तन हुआ है वो बेटी, माटी और रोटी तीनों के लिए खतरे का सबब है। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी द्वारा उठाए गए मुद्दों को लेकर के झारखंड की जनता ने दूसरे चरण में क्या रुख अख्तियार किया है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान, जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मृत्युंजय शर्मा, जो कि चुनावी राजनीति के बारे में बेहतरीन तरीके से बताएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आनंद दत्त जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ विनय कुमार जी हैं। विनय कुमार जी, आपका बहुत स्वागत है। विनय जी, चूंकि अब मतदान खत्म हो चुका है, मैं चाहूंगा कि आप एकदम स्ट्रेट और सीधा जवाब दीजिएगा। मैं सीधा जवाब इसलिए सुनना चाहूंगा क्योंकि मैं इसको भविष्यवाणी नहीं मानता, पर आप इतने परिपक्व, मैच्योर्ड, अनुभवी पत्रकार हैं, आप बता सकते हैं कि दरअसल रुख क्या है। ये ज्यादा वोटिंग का मतलब क्या है? ज्यादा वोटिंग का मतलब झुकाव किस ओर है, किसका पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है? सीधा सवाल आपसे। नहीं, देखिए, जो ज्यादा वोटिंग हुआ है इसके बारे में कोई सरमान्य नियम नहीं। आमतौर पर माना जाता है कि ये एंटी इनकम्बेंसी वोटिंग होता है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है, हम लोग देखे कई अवसरों पर, जब वोट का प्रतिशत बढ़ा है तो वर्तमान सरकार के पक्ष में भी मतदान हुआ है। इसलिए कोई सरमान्य नियम नहीं। जहां तक अब ये 23 के बाद ही इसका सही मूल्यांकन हो पाएगा कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो क्या मैया योजना के कारण बढ़ा है या मतदाताओं में जागरूकता बढ़ने के कारण बढ़ा है, या जो और भी कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई इस राज्य में उसको लेकर बढ़ा है। निश्चित रूप से झारखंड में महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, मतदान केंद्र पर ज्यादा संख्या में पहुंचे, और ये लोकतंत्र के लिए भी बड़ा शुभ है कि महिलाएं निकल रही हैं। दुनिया के मुल्कों को अगर आप देखेंगे, महिलाओं को अपना अधिकार पाने के लिए, मत पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा विकसित देशों को। आप दुनिया का एक बड़ा लोकतंत्र है अमेरिका, आज तक अमेरिका अपना कोई राष्ट्रपति महिला नहीं बना पाए, जबकि भारतवर्ष में महिला राष्ट्रपति भी बनी, महिला प्रधानमंत्री भी बनी,
महिला सुप्रीम कोर्ट की जज भी बनी, महिला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की बनी, महिलाओं को सब पद दिया गया, क्योंकि यहाँ इस देश की परंपरा जो रही है, महिलाओं के सम्मान की परंपरा रही है। चलिए ये विनय जी, इस बीच में आपको एग्जिट पोल का रुझान दिखाना चाहूंगा। दरअसल एग्जिट पोल क्या कह रहा है यह मैं दिखाना चाहूंगा। मेट्राइज का एग्जिट पोल है, बीजेपी प्लस को 42 से 47 सीटें दे रहा है, जेएमएम प्लस को 25 से 30 सीटें दे रहा है और अदर्स को 1 से 4 सीटें दे रहा है। तो इस एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी लेड अलायंस निश्चित तौर पर सरकार बनाने जा रही है, यह मैं आपको बताना चाहूंगा। यह दरअसल मेट्राइज एग्जिट पोल, सुपर एग्जिट पोल, जो कि जिसने यह बताया है कि आखिरकार झारखंड में कौन कितनी सीटें ला रहा है। तो इस एग्जिट पोल के मुताबिक जो है झारखंड में बीजेपी लेड अलायंस की सरकार बन रही है। अब आप बताइए, क्या आप इस एग्जिट पोल से सहमत हैं? देखिए, एग्जिट पोल कभी एक्चुअल पोल नहीं होता है। कई अवसरों पर आपने देखा, हरियाणा के मामले में, कई अन्य राज्यों के मामले में, बिहार के मामले में, कई राज्यों के मामले में एग्जिट पोल सही नहीं होता है। हम लोग इसको एग्जिट पोल को मानते ही नहीं, क्योंकि एग्जिट पोल का जो पैटर्न है, एग्जिट पोल करने वाले लोग होते हैं जो हम ही लोगों से पूछते हैं, हम ही लोगों से 10 कंस्टिट्यूंसी के बारे में जानकारी लेते हैं और उसके आधार पर एक तय करते हैं, ये इतनी सीटें, इतनी सीटें। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में एग्जिट पोल के प्रति लोगों का विश्वास घटा है। अरे तो आप यही बता दीजिए ना, आपके हिसाब से पलड़ा किसका भारी है? चलिए ना, सीधा सीधा बोलिए, किसका पलड़ा भारी है? आपसे ही पूछ करके एग्जिट पोल अपना पोलिंग बता रहा है, तो बताइए ना। अब तो चुनाव खत्म हो गया, कौन मजबूत नजर आ रहा है? नहीं, जो हम लोगों के पास सूचना है, अगर उसको आधार माने, वो हो सकता है। देखिए, सब अनुमान पर है पंकज जी, अनुमान पर ही आधारित होता है। 10 लोगों से हम लोग भी बात करते हैं, संवाददाताओं से बात करते हैं, कुछ मतदाताओं से बात करते हैं, उसी आधार पर। तो हम लोगों को तो भाई बराबरी का मुकाबला लग रहा है। हम लोगों को लग रहा है बीजेपी 32 से 33 सीटें यहां जीत सकती है, एलजेपी 1 सीट जीत सकती है, जेडीयू 0 से 1 सीट जीत सकती है, आजसू 3 से 5 सीट जीत सकती है। ये मोटा मोटी आकलन है। आजसू 6 सीट तक जा सकती है। उसी तरह से इंडिया गठबंधन का जो हम लोग को लगता है कि 26 से 28 सीट जेएमएम को हो सकता है, कांग्रेस 7 से 8 सीट जीत सकती है, आरजेडी 1 से 2 सीट जीत सकती है, लेफ्ट 1 से 2 सीट जीत सकती है, जयराम महतो भी 1 सीट जीत सकते हैं, ऐसा आकलन लगता है। लेकिन अब ये तो अनुमान पर आधारित है, फैसला तो तय इसको होगा। मुझे लगता है कि एकदम से कांटे का टक्कर आपकी बात को सुन करके तो मुझे लग रहा है कि दोनों की सरकार बन रही है। आनंद दत्त जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? विनय कुमार जी जिस तरह कांटे की टक्कर बता रहे हैं, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? अब चुनाव खत्म है, मैं चाहूंगा कि आप देखे होंगे, आप पत्रकार हैं, जो आपका आकलन होगा। देखिए, आकलन सही और गलत हो सकता है, ये हम नहीं कहते कि हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जहां पर 1% का डिफरेंस होगा, 0.5% का डिफरेंस होगा और जीत और हार उस पे तय होगा, तो कोई भी पत्रकार, सेफोलॉजिस्ट या जो एग्जिट पोल करता है, उसके अनुमान गलत ही होंगे। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं कि आपके हिसाब से झारखंड में हवा किसकी बह रही? देखिए, अभी जो कंडीशन है झारखंड में दोनों फेज के वोटिंग के बाद, ये बात सही है कि दोनों ही गठबंधन में कांटे की टक्कर है। लेकिन अगर इस टक्कर में भी अगर एज मुझे किसी को देना होगा, अगर मैं ये देख पा रहा हूं, वो एज मुझे इंडिया अलायंस के पास दिख रहा है। उसकी वजह है, इसको जो भी देख रहे हैं लोग वो अपने हिसाब से डिकोड करेंगे। पहले फेज में जब वोटिंग हुई थी 43 सीटों पर, तो उसमें जितने पुरुष मतदाताओं ने वोट किया पूरे 43 सीटों पर, उसमें 6 लाख ज्यादा महिला मतदाताओं ने वोट किया है। पहली बातचीत। आज जब आप जिलावार या सीट के हिसाब से जब आप आंकड़ा दे रहे थे वोटिंग परसेंटेज का, तो जिन इलाकों में सबसे ज्यादा हुआ है वो मुस्लिम और आदिवासी बहुल इलाके हैं। जाहिर सी बात है कि मुस्लिम और आदिवासी को बीजेपी भी मानती है कि वो हमारे साथ बहुत हद तक नहीं है, और इंडिया अलायंस मानती है कि बहुत हद तक ये हमारे साथ है। इसका ये इस फेज का जो दूसरा फेज उसका तो सीधा सा मतलब जाता है कि ये चीजें इंडिया अलायंस के फेवर में जाती हुई दिख रही है। वो इसलिए भी कि वर्तमान सरकार के खिलाफ इस वक्त कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी।
यानी कि इंडिया अलायंस जो अपने कैंपेन में जो पॉलिटिकल लाइन जो वो ले रही थी, वो खुद को ही विपक्षी पार्टी के तौर पर पेश कर रही थी बीजेपी के खिलाफ। तो एंटी इनकम्बेंसी उसके खिलाफ नहीं था। और वोटिंग उन इलाकों में बहुत ज्यादा हुआ है, ग्रामीण इलाकों में खासकर ट्राइबल इलाकों में या फिर नॉन ट्राइब इलाकों में भी जितनी पकड़ जेएमएम के उससे थोड़े कम बीजेपी या दूसरी दूसरी पार्टियों के हैं। तो फिलहाल कांटे के टक्कर है और इसमें एज मैं इंडिया अलायंस को देख रहा हूं। चलिए, मैं एक सवाल और लूंगा। मृत्युंजय जी आ रहा हूं, डॉक्टर संजय कुमार आ रहा हूं। आपका एनालिसिस, जमीनी हकीकत जो आपने देखा, मैं आपसे भी पूछूंगा। आनंद दत्त जी, आप मुझे यह बताइए कि क्या युवाओं में रोजगार को लेकर के चिंता थी, और रोजगार को लेकर के अगर चिंता थी तो वो वोट किधर जाएगा? वो वोट क्या इंडिया अलायंस के तरफ जाएगा या एनडीए के तरफ जाएगा? युवाओं में रोजगार को लेकर चिंता ही नहीं, बहुत ज्यादा गुस्सा है। चिंता तो अब वो 2 साल पहले चिंता थी, 2.5 साल पहले तक चिंता थी, बीते दो साल में वो गुस्सा में तब्दील हो गया है। तो चाहे वो शहर का युवा हो चाहे गांव का युवा हो, खासकर जो वो गांव का वो इलाका जो शहर से 20 से 25 किलोमीटर के रेडियस में जो सीधे तौर पर कनेक्ट है, उन इलाकों के युवा बेहद गुस्से में है। अगर उनका वोट गया होगा तो वो सीधे एनडीए अलायंस के पास गया होगा वोट, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, जितने लोगों से मेरी बातचीत हुई है या पिछले 2 महीने से जो मैंने झारखंड को इलेक्शन और इलेक्शन चलिए, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं विनय जी। अगर महिलाओं ने ज्यादा जेएमएम को वोट दिया है तो क्या उसको बैलेंस युवा कर सकते हैं क्या? अगर वो ज्यादा नाराज है तो एनडीए को वोट देकर के आपको क्या लगता है उनको बैलेंस कर सकते हैं क्या? नहीं, देखिए, युवाओं में इसलिए आक्रोश है कि यहाँ जितनी परीक्षाएं हो रही हैं वो सारी परीक्षाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा है। यहाँ के जो नौजवान हैं उनको सही से नौकरी नहीं मिल रहा है, और जो फेयर एंड फ्री होना चाहिए एग्जाम, एक भी एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहा। उसके कारण युवाओं में गुस्सा है। लेकिन युवाओं का एक वर्ग जो है वो, अगर खास करके कुर्मी मतदाताओं का आप देखेंगे तो वो मतदाता जयराम महतो के पक्ष में खड़े हैं। और जयराम महतो चुनाव के दौरान समान दूरी बनाए हुए थे इंडिया अलायंस और बीजेपी के एनडीए अलायंस, दोनों के खिलाफ वो कैंपेन चला रहे थे। तो वो महतो मतदाता की संख्या झारखंड में 16% के आसपास लोग आते हैं। तो मुझे लगता है कि उसका एक बड़ा वर्ग जयराम महतो की पार्टी जो है उसके पक्ष में गया है। और जयराम महतो कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छा करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, खास करके गोमियों का इलाका, टुंडी के इलाके में, इन इलाकों में उनके अच्छे समर्थक हैं और वो एक आध सीट जीत सकते हैं। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी का आज जो बाबूलाल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ शाम में, तो बाबूलाल जी का बॉडी लैंग्वेज, अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज के अध्ययन के आधार पर आप कह सकते हैं, जो दिखाई पड़ा और जिस तरह से प्रसन्नचित्त वो नजर आए और जिस तरह से वो हेमंत बिस्वा शर्मा को, शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दे रहे थे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को धन्यवाद दे रहे थे कि इन लोगों ने बड़ी मेहनत की यहाँ पार्टी के लिए, अपने राज्यों का काम, अपने मंत्रालय का काम छोड़कर यहाँ लगे रहे। तो बाबूलाल के लैंग्वेज से और बाबूलाल के बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंट है कि उनकी सरकार बन रही है। लेकिन मेरे जैसे लोगों को लगता है कि ये बड़ा मार्जिनल खेल होगा, 2-3 सीटों का खेल होगा। पर आपके बॉडी लैंग्वेज को देख करके हम नहीं समझ पा रहे हैं विनय जी की कौन सी पार्टी जीत रही है। आपके बॉडी लैंग्वेज को देख के हमें नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी पार्टी जीत रही। हम लोग तो, चूंकि हम लोग तो पंकज जी पत्रकार हैं, तो हम लोगों के लिए ना काहू से बैर ना काहू से दोस्ती। हम लोग जो देख रहे हैं ग्राउंड पर, जो आपको जो फिगर बताए, चलिए, बिल्कुल दो प्रबुद्ध पत्रकार जो कि जमीन पर मौजूद हैं और उनके अपने अपने ओपिनियन हैं। दोनों में कोई सही हो सकता है क्योंकि आकलन में थोड़ा बहुत उलटफेर हो सकता है, और ये चांस की बात है कि किसको क्या दिखाई पड़ा, किसकी मुलाकात किससे ज्यादा हुई और उसके आधार पर किसने क्या ओपिनियन बनाया। पंकज जी, चूंकि इतना कम फासला है, बिल्कुल मैं सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं। इसलिए अगर हम कह दें कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी,
आनंद दत्ता कह दे एनडीए की सरकार बनेगी, कोई तो एक सरकार बनेगी, बनेगी कोई तो बनेगी, बात तो तय ठीक हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत क्लोज कंटेस्ट है, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। मृत्युंजय शर्मा जी हमारे साथ है। मृत्युंजय जी, क्लोज कॉन्टेस्ट है, आप पिछड़ भी सकते हैं, क्या हकीकत है? आज चुनाव जो हुआ वहां पर बीजेपी की स्थिति कैसी दिखाई पड़ रही है? क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी लेड अलायंस पक्का सरकार बनाने जा रही है, या बीजेपी लेड अलायंस ने इतना एग्रेसिव कैंपेन किया कि स्वाभाविक है उधर से इस तरह का रिएक्शन हुआ, और उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि आदिवासी इलाके में, मुस्लिम बाहुल इलाके में बम्पर वोटिंग हुई है। 76%, 77% पाकुड़ जैसे इलाके में वोट हुई है। इसका नुकसान होने जा रहा है आपको, और आप चूक रहे हैं मौका। नहीं पंकज जी, मैं आदरणीय विनय जी की एक बात से सहमत हूं कि क्लोज फाइट है। थोड़ा एकदम क्लियर बोल देना कि इस पार्टी एकदम स्वीपिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी, वो हम भी नहीं कह रहे हैं। लेकिन एक बहुत स्ट्रांग कॉन्फिडेंस है कि बीजेपी और कम लेड एनडीए यहाँ पे पावर में आएगी। उसके कुछ रीजंस हैं। देखिए, जब हम आदिवासी सीटों पर आज की बहुत बम्पर वोटिंग की भी बात करते हैं तो उसको कॉन्टेक्स्ट में देखा होगा। पिछली बार की वोटिंग परसेंटेजेस भी देखेंगे तो उन एरियाज में वोटिंग परसेंटेजेस जनरली हाई रहते हैं। अब फर्स्ट फेज का भी निकाल लें, जो शहर है हमारे, चाहे रांची हो, आज बोकारो, धनबाद, मैं बोकारो धनबाद का भी देख रहा था, वो हिस्टोरिकली लो रहते हैं उसके वोटिंग परसेंटेजेस। संथाल के सीटों पे हिस्टोरिकली ज्यादा रहते हैं। तो उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया है। ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज में हम देखेंगे तो 1 से 1.5% के पिछले बार से डिफरेंस है, वो एक फैक्ट है। देखिए, मुझे जो लगता है कि एक जो नैरेटिव ग्राउंड पे बना है बीजेपी के पक्ष में, एक जो आपने खुद कहा और आनंद दत्ता जी ने उस पे कहा कि युवाओं में काफी आक्रोश रहा है, और युवाओं को जो आक्रोश है वो काफी विजिबल आक्रोश होता है, वो साइलेंट आक्रोश नहीं होता है। तो वो बहुत मुखर रहते हैं। उन्होंने कई आंदोलन किए, उन्होंने हेमंत सोरेन जी के आवास के घेराव का प्रयास किया, उन पर लाठियां बरसाई गई। तो उनका जो पूरा विरोध प्रदर्शन था वो एक प्रकार से नैरेटिव सेट करता है, टोन सेट करता है पूरी फैमिलीज में। वो जिस फैमिली से वे बिलोंग करते हैं उस फैमिली के सारे लोग इफेक्ट होते हैं कि उनके युवा को रोजगार मिल रहा है या नहीं, पेपर लीक हो रहा है या जो पेपर बेचे जा रहे हैं, नौकरियां बेची जा रही है, तो पूरा का पूरा परिवार में एक रोष रहता है। चलिए आपके पास आएंगे डॉक्टर संजय भी हमारे साथ जुड़े हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर संजय, आपको लगता है कि झारखंड में युवाओं के बीच बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कास्ट की वजह से युवा रोजगार भूल जाते हैं, और कास्ट का इंक्लिनेशन जिस पार्टी के तरफ होता है उस पार्टी के तरफ वोट करने लगते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अंत में वोटिंग के दरमियान कास्ट ही बड़ा फैक्टर होता है। आपको लगता है कि झारखंड में युवाओं के बीच का जो आक्रोश है वो हेमंत सोरेन के लिए मुश्किल साबित करेगा? आनंद दत्त भी ये मान रहे हैं कि युवाओं का आक्रोश हेमंत सोरेन के लिए मुश्किल साबित करेगा, और जो मेट्राइज सुपर एग्जिट पोल हम दिखा रहे हैं उसमें दिख रहा है कि बीजेपी को 42 से 47 सीटें मिल रही हैं, जेएमएम प्लस को 25 से 30 मिल रही हैं, और अदर्स को 1 से 4 सीटें मिल रही हैं। आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, एग्जिट पोल ठीक है कि एग्जैक्ट पोल नहीं होता है, लेकिन वो भी एक सैंपल सर्वे के आधार पर ही करते हैं, इसलिए उसको सिरे से नकार देना कि नहीं बिल्कुल फार्स है, हम इससे सहमत नहीं। और युवाओं का आक्रोश एक मामला है, जो पेपर लीक की जिस तरह से घटनाएं झारखंड में इधर हुई है उसका तो है, सरकार के खिलाफ गुस्सा है। नहीं, इसका खामियाजा तो उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा में भुगतना पड़ा है बीजेपी को। जिस तरीके से 8-9 पेपर लीक हुए, बीजेपी के खिलाफ जो लोगों का माइंडसेट था, और आपने परिणाम के रूप में देखा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी कितना खराब परफॉर्मेंस की, जबकि कोई ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि 55 से कम सीटें आने जा रही है, लेकिन बीजेपी 35 तक पहुंच गई। जी, और दूसरी चीज, अभी तो एक्साइज के सिपाहियों की दौड़ हुई थी वहां, और 17 नौजवान का डेथ हो गया था ऑन रिकॉर्ड। लगा था कि एक बड़ा मुद्दा होगा कि भाई क्या हो रहा है झारखंड में। तो युवाओं में एक आक्रोश का मामला है, इस सच्चाई को स्वीकार कर। रह गई बात, मैं जरा संथाल की बात कर लेता हूँ। पिछली बार भी अगर 18 संथाल में सीटें हैं तो 2019 में भी
कोल्हान की सीटें भले कांग्रेस और जेएमएम जीत गई थी, लेकिन वहां पर 4 सीटें बीजेपी को भी मिली थी। पिछली बार 19 में भी संथाल में 14 सीट ही कांग्रेस और जेएमएम के हिस्से में गई थी। और मैं लगातार कह रहा हूं कि इस बार चूंकि ये लड़ रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो मात्र 43 सीट पर लड़ रही है, तो इनकी कमजोर कड़ी साबित होगी कांग्रेस, इनकी कमजोर कड़ी होगी साबित राजद जो 7 सीटों पर लड़ रही है। इस बार इनके अलायंस में सीपीआईएमएल के भी पार्टी आई है, 4 सीटों पर वो भी लड़ रही है। इनके कमजोर कड़ी साबित वह भी हो। क्या विनय जी आप सहमत हैं इस बात से? कमजोर कड़ी साबित होने जा रही है कांग्रेस और राजद। मैं ये चुनाव के बाद आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है जेएमएम शानदार परफॉर्मेंस देगी, लेकिन कांग्रेस और राजद की वजह से जेएमएम की स्थिति 25 से 30 के बीच में अटक रही है। और हम आपको बता दें, हमारे पास 3 एग्जिट पोल के ओपिनियन है, एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो मैं बता रहा हूं। उन तीनों में यह दिखाया जा रहा है कि एनडीए 42 से 47, 44 से 53 और क्या कहते हैं 40 से 44, और कुल मिलाकर के तीनों के हिसाब से यह दिखाई दे रहा है कि एनडीए की सरकार बन रही है। आपको लग रहा है कि एनडीए की सरकार अगर बनती है तो उसकी वजह आरजेडी और कांग्रेस होगी? देखिए पंकज जी, आप ही के सर्वे को अगर हम आधार माने, नहीं मेरा सर्वे नहीं, तीन अलग अलग कंपनी, मैं केवल बताने वाला हूं, आई एम अ न्यूज प्रेजेंटर। नहीं 40 से 44 आप अगर कह रहे हैं, तो अगर किसी का अगर 40 लोअर मान ले तो दूसरे पक्ष का तो 41 हो जाएगा ना, 41 में सरकार बन जाएगी। तो आप ही के अनुसार कितना क्लोज फाइट है आप ही समझ सकते हैं इसको। हम लोग तो ग्राउंड पर हैं और जमीन पर घूम रहे हैं। हाँ, कुछ मुद्दे इस बार बने और ध्रुवीकरण का जो प्रयास किया कुछ जगह पर दिखाई पड़ा, लेकिन आप जानते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। ध्रुवीकरण अगर हिंदुओं मतों में हुआ तो मुस्लिम मतों में एकदम पूरी तरह से चढ़ के वोटिंग किया है, और उसको आप देख सकते हैं पाकुड़ के इलाके में वोटिंग परसेंटेज, अन्य इलाकों में वोटिंग का परसेंटेज। लेकिन हम लोग जो घूम रहे थे, जो संजय जी कह रहे थे कि एग्जिट पोल को मानते हैं, भाई एग्जिट पोल कितने लोगों का एग्जिट पोल होता है? एक लोग विधानसभा में 2 लाख से ऊपर मतदाता होते हैं, और विधानसभा का स्वरूप बदल जाता है 2, 4, 5 किलोमीटर के बाद। हर जगह की जाति संरचना बदल जाती है, तो वो सर्वे कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, एक जो आप जैसे हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं, हम लोगों के पास जो सूचना है, जो हम लोग बात करते हैं जिन लोगों से, उसके आधार पर जो आकलन कर रहे हैं, उस आकलन के आधार पर हम लोग चीजों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए एक एग्जिट पोल बता रहा है कि 41 से 44 सीट इंडिया को आएगा और 36 से 39 सीट एनडीए को आएगा। चौथा एग्जिट पोल ये बता रहा है। तो हम लोग भी तो यही बता रहे हैं कि भाई जो क्लोज फाइट है, हम आपको पहले जो फिगर दिए, उस फिगर को अगर आप मिनिमम मैक्सिमम जोड़ लीजिए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। जितने सीटों पर मैंने चर्चा की और जिन पार्टियों, अगर मिनिमम जोड़िए मैक्सिमम जोड़िए, अगर इनका मैक्सिमम जोड़िएगा एनडीए का तो उनको 41 हो रहा, इनका अगर ये इंडिया अलायंस का मैक्सिमम जोड़िएगा तो ये भी 41 पहुंच रहे हैं। जो हम लोग अपना अध्ययन करने के बाद, जो क्षेत्र में घूमने के बाद, अब बड़ा व्यापक दौरा एक तरह से हमने संथाल परगना का किया, गिरिडीह के इलाके का किया, कोयलांचल किया, बहुत घूमे इस बार। संथाल परगना, चलिए संथाल परगना में पिछली बार 14 सीटें जीती थी जेएमएम लेड अलायंस, 4 सीट बीजेपी जीती थी। इस बार संथाल परगना में आप कितनी सीटें दे रहे हैं? आपने बड़ा सघन दौरा किया, जरा इसके बारे में बताइए। जो हम लोगों के पास सूचना है, अगर सही हो तब 7 सीट हमको लगता है कि एनडीए को मिलना चाहिए। 7 सीट 18 में से की हाँ 7 सीट की संभावना हम लोगों को दिखाई पड़ रही। हो सकता है घट सकता है, बढ़ सकता है। और उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर में भी 18 सीटें हैं, उसमें क्या होगा? देखिए गिरिडीह के इलाके में एक चीज देखने को मिला, गिरिडीह के इलाके में बड़ा ध्रुवीकरण था, हिंदू मतदाताओं में बड़ा ध्रुवीकरण था, और ये गिरिडीह के इलाके में भाजपा के पक्ष में ये बात जा रही थी। वहां जो 6 सीटें हैं उसमें से बहुत अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है।
4 से 5 सीट वो जीत सकती है 6 में से। तो ये दिखाई पड़ा गिरिडीह में, जब कई जगह हम लोग मिले और बहुत लोगों से बात किए, और जिस तरह से लोग बोल रहे थे, अगर नहीं, वो मैं बात सच उत्तरी है, छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर 18 सीट की बात कर रहा हूं। 38 सीट धनबाद में की 18 सीट देखिए, दोनों जगह पे है ना, उसमें आप कितनी सीटें दे रहे हैं एनडीए लेड अलायंस को या जेएमएम को, जेएमएम लेड अलायंस को? नहीं, धनबाद के इलाके में तो पहले से भारतीय जनता पार्टी बेहतर कर चुकी है। पिछले चुनाव में भी उसका धनबाद वही जीता, झरिया वही जीता, सिंदरी वही जीता, बोकारो वही, एनडीए के लोग जीते हैं। तो इधर कोई बहुत बढ़ोतरी की संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है। हाँ, जो सीटें हैं, मांडू पिछली बार भाजपा ही जीता था, सिल्ली में भी आसू ही जीता था। तो इधर तो ये तो एक तरह से गढ़ रहा है बीजेपी का। पिछली बार भी बीजेपी ने इन इलाकों में अच्छा प्रदर्शन किया था। इस इलाके में अगर वो अपना परफॉर्मेंस बचा के रखे और ये वहां जो बढ़ोतरी हो, तो एनडीए इसीलिए तो रेस में आ गया। एनडीए जो आज सरकार बनाने के करीब पहुंच रहा है, या ठीक है, बिल्कुल। आनंद दत्त जी, कारण तो यही। आनंद दत्त जी, आपने एज जेएमएम लेड अलायंस को दिया, इसकी बड़ी वजह आपको क्या दिखाई देती है? आदिवासी मुस्लिम बाहुल इलाकों में बम्पर वोटिंग, या आपको कोई और मुद्दा भी नजर आता है जिस वजह से आपको लगता है कि जेएमएम लेड अलायंस सरकार बना रही है? उसको एज है, उसका पलड़ा भारी है, आपको ऐसा क्यों दिखता है? सर, 2-3 इशू हैं जो जेएमएम के पक्ष में गए। पहली बातचीत कि जेएमएम को एक बहुत बड़ी स्टार कैंपेनर मिली, वो थी कल्पना सोरेन, जिनकी सभाओं में आप कह सकते हैं कि मोदी और पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के पैरेलल भीड़ मतलब वो दिखती रही, जितने भी इलाकों में वो गई। वो छोटी सभाएं भी करती रही। दोनों पति पत्नी मिलकर पिछले 3-2.5 महीने में कम से कम 150 से ज्यादा इन दोनों ने दौरे किए पूरे झारखंड में। पहली बात ये। दूसरी बात कि मैया सम्मान योजना की 4थी किस्त चली गई है, दिसंबर में जो किस्त जाएगी उसके बारे में जेएमएम ने और पूरे इंडिया अलायंस ने लगातार इस बात पर जोर देती रही कि जैसे दिसंबर में हमारी सरकार बनती है, नवंबर के एंड में सरकार बनती है, लेकिन कहा जा रहा है ये मैया सम्मान दे दिया, विधवा पेंशन दिया ही नहीं, उससे बहुत सारी महिलाएं नाराज है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस कमजोर कड़ी है, वहां पोस्टर बैनर भी नहीं दिख रहा था, उनके बड़े नेता भी नहीं दिख रहे थे। दूसरे चरण में हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाला, लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा रहा है कांग्रेस और आरजेडी? क्योंकि ये दोनों मिलकर के 36 सीट लड़ रहे हैं, 81 में 36 सीटें। क्या आपको ये कमजोर कड़ी दिखाई पड़ती हैं जैसा डॉक्टर संजय कह रहे थे? सर, इसमें थोड़ा सा ना दूसरे तरीके से इसको देखना होगा जो हम समझ पा रहे हैं। जी हाँ। पहला ये कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जाहिर सी बात है कि वो कैंपेन में लगभग नदारद रहे। राहुल गांधी ने कुल 4 सभाएं की, और मल्लिकार्जुन खड़गे जब सभा में आते हैं तो वो कहते हैं कि इस इलाके में कितनी विधानसभा सीटें हैं। इससे पता चलता है वो कितने सीरियस थे झारखंड को लेकर। पहली बातचीत। दूसरा, लेकिन जो कांग्रेस का कैंडिडेट था वो पूरे दमखम के साथ लड़ रहा था। वो अपने कांग्रेस के बड़े नेताओं को तो रिक्वेस्ट कर ही रहा था, लेकिन उनके नहीं आने पर वो तुरंत से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के पास पहुंच रहे थे कि प्लीज आप हमारे इलाके में आइए और हमारे लिए कैंपेन करिए। तो वो जो गैप था कि राहुल गांधी आने से कि बहुत ज्यादा फर्क पड़े, उस गैप को बहुत कम कर दिया गया। ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस बहुत बड़ी मतलब पार्टी के लेवल पे वो जरूर मतलब काफी कम एक्टिव रही, लेकिन जो कैंडिडेट था वो और कैंडिडेट के सहयोगी करिए दोनों, ये अपने लेवल पे इन्होंने काफी मेहनत की है और इसका परिणाम दिखेगा। मतलब कांग्रेस पिछली बार के प्रदर्शन भले ही ठीक है, इसका परिणाम दिखेगा। आपका वैलिड पॉइंट है। चलिए, आपको लगता है हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन जो कांग्रेस की नैया पार लगा देंगे, लेकिन मृत्युंजय शर्मा जी, आपको क्यों लगता है कि आपकी सरकार बन रही? ऐसा क्या पिछली बार से इस बार में परिवर्तन हो गया कि जिस वजह से आपको लग रहा है कि आपकी सरकार बन रही है? क्या एंटी इनकम्बेंसी बहुत जोरों पर था, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत चरम पर था, लेकिन महिलाएं अगर ज्यादा संख्या में जेएमएम को वोट कर रही हैं तो आधी आबादी तो आपको खारिज कर दी और इसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। नहीं पंकज जी, जो पहला सवाल आपका था कि पिछले बार से डिफरेंस यही है, पिछले बार एक बहुत स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी थी और इनफैक्ट एक प्रकार से दुष्प्रचार ये हो गया था, खास करके आप देखेंगे इंटरनल गांवों में और अंदर के क्षेत्रों में
कि भाजपा फिर से आएगी तो CNTSPT में मॉडिफिकेशंस होंगे, जमीनी ले ली जाएंगी। इस प्रकार का एक बहुत नैरेटिव अंदर अंदर चल पड़ा था। और आपको ध्यान होगा इस कारण से बहुत विशेषकर एक तो आदिवासी सीटों पे आप देखेंगे जो भाजपा की परफॉर्मेंस हुई थी वो काफी खराब हो गई थी, और शहरी क्षेत्रों में भी इनफैक्ट हर जगह जो हमारा मार्जिन था, जो हम सीटें जीते, वो भी थोड़ी कम हो गई थी। इस बार उसके बिल्कुल उलट है। इस बार हम लोग विपक्ष में हैं और जेएमएम सत्ता में है, तो जो आंसर देने का टाइम आता है वो जेएमएम का है। और इन्होंने 5 वर्ष में अब ये जब वापस गए हैं, जैसे एक दो इन्होंने बहुत इंटेलिजेंटली ये चीज की कि मैया सम्मान योजना ये आखिरी 3 महीने में लेके आ जाए, जब चुनाव में जा रहे थे। लेकिन उसका एक काउंटर सबने आर्गुमेंट दिया कि अगर यही देना ही था तो पिछले 5 वर्ष दे सकते थे, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष भी दे सकते थे। ये आखिरी में 3 महीने सिर्फ देने की क्या जरूरत पड़ गई? और वो फिर दिखने लगा कि एक प्रकार से चुनावी शिगुफा है कि सिर्फ चुनाव के लिए लुभाने के लिए, क्योंकि कोई भी वर्ग एक मोटे तौर पे जेएमएम गठबंधन के साथ नहीं आ पा रहा था, सारे वर्ग ऐसे ही नाराज थे, तो महिलाओं को साधने की कोशिश की जाए और उनको कम से कम इस 3 महीने में मैया सम्मान योजना के तहत साधा जाए। लेकिन बाकी जितने भी आप फ्रंट्स देखेंगे, देखिए एक सबसे बड़ा जो नैरेटिव बन के निकला है वो करप्शन भी एक बहुत बड़ा नैरेटिव बन के निकला है। और आप देखिए कि पब्लिक का परसेप्शन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुख्यमंत्री खुद जेल गए, उनके आसपास के जितने भी लोग हैं वो या तो जेल गए या जेल जाने की कगार पे हैं या ईडी से पूछताछ हो रही है। आलमगीर आलम खुद जेल में है, बाकी सारे मंत्रियों में मिथिलेश ठाकुर जी पे कुछ दिन पहले उनके यहाँ भी रेड हुई है। तो ये भी थोड़ा सा एक जनता में एक प्रकार का नैरेटिव बना है कि वर्तमान जो सरकार है वो एक प्रकार से लूटने पे पड़ी हुई, उसके जितने भी मंत्री वो जितना खा सकते हैं, 5 साल का समय है वो खा लेते हैं, उस वाले मेंटालिटी में फंसे हुए हैं। उसके अलावा छोटी छोटी चीजें मैं बताऊंगा, जैसे सबसे सुनने में बहुत छोटी लगे लेकिन यहाँ का जो बालू संकट है उससे लोग त्रस्त हैं। अपने छोटे घर नहीं बना पा रहे हैं लोग, पीएम आवास वाले लोग अपना पीएम आवास नहीं बना पा रहे हैं। और ये इतना सिंपल सा पॉलिसी फ्लॉ है जो शायद आराम से सिंपल सी घाटों की नीलामी करा के वो अवेलेबल कराई जा सकती थी, वो 5 वर्ष में नहीं किया गया। तो ये चीजें भी थोड़ी आम पब्लिक को दिखती है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली ये गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फेल कर रही है, करप्शन पे बहुत ज्यादा हाई है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा डिटेरिएट किया है। मेरे ख्याल से इससे भी एक मोटा मोटी परसेप्शन बनता है। चलिए सरकार अपने वादों पर ये बताइए डॉक्टर संजय, आपको नहीं लगता कि हेमंत सोरेन ये कहने में कामयाब रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको काम करने नहीं दिया, उनको बिना मतलब का अपनी एजेंसी का बेजा इस्तेमाल करके उनको जेल भेजवा दिया? क्या हेमंत सोरेन को इस वजह से सिंपैथी नहीं मिली? आपको ऐसा नहीं लगता? क्योंकि हेमंत सोरेन को अगर सिंपैथी नहीं मिली होती तो हेमंत सोरेन इतना कांटे की टक्कर दे नहीं पाते। आपको क्या लगता है? क्योंकि कांग्रेस को आप खुद बता रहे हैं कमजोर कड़ी, आरजेडी कोई बहुत बड़ा फैक्टर है नहीं, तो फिर अगर हेमंत सोरेन एकदम लड़ाई में दिख रहे हैं और कांटे की टक्कर में है, हो सकता है सरकार भी बना ले, इस तरह की भी बात आनंद दत्त कह रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनको सिंपैथी मिला है लोगों का? भाजपा कह रही है कि भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से हेमंत सोरेन को फायदा हो रहा है। नहीं, देखिए 1 मिनट में थोड़ी अपनी बात को हम स्पष्ट कर दूंगा। सभाओं की भीड़ वोट में तब्दील हो जाती है, मैं इससे सहमत नहीं। सभाओं में भीड़ होती है, लोग जाते हैं, सुनते हैं उनकी बातों को, लेकिन वो मन में कुछ चीजों को बनाए रहते हैं। अभी आप विनय जी से पूछ रहे थे ना, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर में 25 सीटें हैं कुल। पिछली बार भी 2019 में भी 11 सीटें जीत गई थी बीजेपी और 4 सीटों पर अन्य लोग जीते थे, जबकि उत्तरी छोटा नागपुर बीजेपी का मजबूत किला माना जाता है, तो 11 और 4 15 होता है। दक्षिणी छोटा नागपुर में 13 सीटें हैं। पिछली बार भी बीजेपी वहां 5 सीटें जीत गई थी। इस बार जिस तरह से बीजेपी ने एक मजबूत ध्रुवीकरण की राजनीति की है और आरएसएस को और संगठन को जिस तरह से उन्होंने जमीनी स्तर पर उतारा, चूंकि उनका बनवासी सेवा केंद्र वाला जो कनेक्शन था वो डाइल्यूट हुआ है, तो उन्होंने इस बार संगठन को मैदान में उतारा और संगठन को मैदान में उतार करके उसको साधने की कोशिश की है कि जरा साधिए। और एक जयराम महतो या अन्य की बात जो है वो एक फैक्टर हो सकता है। ठीक है, एग्जिट पोल में कोई एनडीए को दिखाए, कोई इंडिया को दिखाए, लेकिन जो अन्य होते हैं, चूंकि विधानसभा की सीट वहां मात्र 81 है, तो जो अन्य हैं वो अन्य खेल को बनाते रहे और खेल को बिगाड़ते भी रहे। अगर जयराम महतो 2 भी जीत गए, 3 जीत गए,
या अगर मान लिया जाए कि निर्दलीय जीत गए 3 या 4, जैसा कि पिछली बार 2019 में हुआ था, वो अन्य में जरा देखना होगा कि वो अन्य कितनी सीटें लाते हैं। रह गई बात कि मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, कितनी सीटों पर हेमंत सोरेन लड़ रहे हैं? 43। और कांग्रेस, ठीक है, उनके कैंडिडेट जितना भी मजबूती से कैंपेन किया हो, लेकिन जरा सीट वाइज उनके सामने के कैंडिडेट को देख लीजिए। कहीं कहीं तो ट्रायंगुलर फाइट हो रहा है। खुद जो है 2 सीटों पर महागठबंधन आपस में दोस्ताना संघर्ष में है। 4 सीट इन्होंने इस बार सीपीआई-एमएल को दे दिया है, 7 सीटें इन्होंने आरजेडी को दिया है। तो जिस तरह से हेमंत सोरेन के प्रति, चूंकि आपने कहा ना कि सहानुभूति का लाभ, वो सहानुभूति और सम्मान दोनों है शिबू सोरेन के प्रति। और जरूर जेल जाने के बाद हेमंत सोरेन ने इस ये को बनाने में, नैरेटिव को बनाने में कामयाब रहे कि हमें एक षड्यंत्र के तहत, जो लालू प्रसाद बिहार में किया करते हैं, हमें जेल भेजा गया, हम पर तो कहीं कोई भ्रष्टाचार जैसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन 40% वहां ओबीसी है। अगर 26% ट्राइबल पॉपुलेशन है तो 12% दलित भी वहां है। जो अभी कह रहे थे ना विनय जी, 1 सीट के बारे में बहुत खुश होकर बोल रहे हैं कि लोजपा 1 सीट वहां जीत रही है। कितना कॉन्फिडेंस ये बोल रहे थे। तो दलित जो है वहां पर, दलित की भी सीटें 9 है, और वो 9 दलित सीटों का क्या होगा रिजल्ट, ये अभी नहीं कहा जा सकता है। तो इसलिए नेक टू नेक फाइट तो है। और नेक टू नेक फाइट में अन्य का तो होगा। विनय जी अमूमन बहुत खुश रहते हैं, लेकिन पता नहीं आज बाबूलाल जी खुश हैं और विनय जी दुखी क्यों हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप बोलिए डॉक्टर संजय। बोलेंगे, वो भी बोलेंगे। तो मैं ये बता रहा हूं कि फाइट है। और फिर मैं कह रहा हूं कि हेमंत सोरेन, बिल्कुल कल्पना सोरेन अच्छा परफॉर्म करके दिखाई। एक कम दिनों में जिस तरह से एक स्वीकारिती, एक्सेप्टेंस हुआ है पीपुल के बीच में, कल्पना सोरेन को, अच्छी अंग्रेजी बोल लेती है, अच्छी हिंदी बोल लेती है, आदिवासियों के बीच में उनकी भाषा में बात कर लेती हैं, तो कनेक्ट करना वो जानती हैं, ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो झामुमो बेहतर परफॉर्म करेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूं, अब तो चुनाव खत्म हो गया है, कि अगर सरकार बनाने में कोई कड़ी कमजोर रह जाएगी इंडिया गठबंधन की, वो इनके लिए होंगे कांग्रेस और इनके लिए होंगे आरजेडी। इसी वजह से ये पिछड़े हैं। आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी की वजह से जेएमएम पिछड़ सकती है, ये बात है। और विनय जी, मैं आपको बताऊं कि हमारे पास 4 एग्जिट पोल के नतीजे हैं, और 4 में से 3 बीजेपी लेड अलायंस की सरकार बना रही है, और 1 जो है जेएमएम लेड अलायंस की सरकार बना रही। वैसे आपको बता दें कि अगर हरियाणा जैसा क्लोज कंटेस्ट हुआ तो कौन पोल गलत होगा और कौन सही होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर 1% का से भी कम प्रतिशत का फासला होगा तो निश्चित तौर पर एग्जैक्टली सही साबित होना लगता है बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि सैंपल के आधार पर पोल बताना कौन जीत रहा है यही होता है, और सैंपल साइज कोई बहुत बड़ा नहीं होता जिसके आधार पर पुख्ता तौर पर कहा जाए कि एग्जिट पोल सही ही है। लेकिन सवाल है कि अगर 5% वोट का डिफरेंस होगा, 7% का होगा, तब एग्जिट पोल सही होता है। लेकिन अगर 1% से भी कम का हो तो एग्जिट पोल कहां से सही होगा? देखिए, जो हम लोग ग्राउंड पर देख रहे हैं, और जो संजय जी कह रहे थे 1 सीट से खुशी की बात नहीं है। जो आप बताए कि कौन कितना जीत सकता है, हम वो उसका एक फिगर दिए। हम तो बताए भाई बीजेपी भी 32 से 33, हम तो कह रहे हैं जेएमएम भी 26 से 28, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, चलिए वो बात ठीक है। अगर हम बड़े नेताओं की बात करें, बड़े नेताओं की बात करें, हम कह रहे हैं जी। और आज भी हम लोग, और जो आप कह रहे हैं कि खुशी गायब है, तो उसका कारण है कि आज बड़ा काम का दबाव है। सुबह से ही काम का दबाव रहा है, और आप के कारण आपके चैनल में भाग लेना था, इसलिए, नहीं तो आज बड़ी व्यस्तता रही है। नहीं, बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बता दीजिए, आज बड़े नेताओं की लंबी कतार है, जो जिनके भाग्य का फैसला होना है, उसमें
बाबूलाल मरांडी भी हैं, उसमें हेमंत सोरेन भी हैं, शिबू सोरेन की दोनों बहुएं हैं, दूसरे बेटे बसंत सोरेन हैं। ये लोगों की क्या स्थिति है? सुदेश महतो हैं, जयराम महतो हैं, इन सब की स्थिति क्या है? नहीं, देखिए, बाबूलाल निश्चित रूप से जीत रहे, हेमंत सोरेन निश्चित रूप से जीत रहे, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु मेरे विचार से नहीं है। और कई लोगों का भाग्य, तो तमाम लोगों का भाग्य ईवीएम में बंद है, अब वो तो फैसला तय इसको कर। लेकिन जो हम लोगों के पास सूचना है, सूचना के अनुसार बाबूलाल जी भी जीत रहे। और हम तो बताए कि आज बाबूलाल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी 5:30 बजे हुआ पार्टी ऑफिस में, सीता बीजेपी सोरेन ऑफिस में। जीत रही हैं या इरफान अंसारी जीत रहे हैं? नहीं, मेरे समझ से वहां इरफान बहुत मजबूत है और बहुत पॉपुलर भी है, इसलिए उनको थोड़ा हराना कठिन है। वैसे क्या होगा कह नहीं सकते, क्योंकि जनता निर्णय देती है और जो जनादेश मिलेगा उसका सब देवघर स्वागत में करेंगे। देवघर में बीजेपी जीत रही है या जेएमएम जीत रहा है? जेएमएम वहां नहीं है, आरजेडी है। आरजेडी है, माफ आरजेडी के करिएगा, भी आरजेडी। सुरेश पासवान सुरेश है, अच्छे पासवान नेता और है। नारायण दास। हाँ हाँ, लेकिन हम लोगों के पास जो सूचना है उसमें आरजेडी को 2 सीटें लगता है कि मिलेगा। कुछ लोग 3 कह रहे हैं, लेकिन 2 हम लोगों को लगता है कि 2 मिलेगा। उसमें देवघर को लोग बता नहीं रहे। अच्छा, देवघर को बता नहीं रहे। और इनका क्या हो रहा है? रघुवर दास की बहू जो है पूर्णिमा दास साहू, इनके बारे में देखिए, एक बार हमसे सीपी सिंह पूछे थे। सीपी सिंह यहाँ के बड़े कद्दावर नेता है, पटना रांची से चुनाव लड़ रहे हैं, 6 बार के विधायक है, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे और इस बार 7वीं बार रांची से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने हमसे सवाल किया कि कौन सबसे सेफेस्ट सीट है बीजेपी का पूरे झारखंड में। तो मेरे मुंह से निकला कि भाई रांची। बोले कि नहीं, रांची सबसे सेफेस्ट नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे सेफेस्ट सीट कोई है तो वो जमशेदपुर पूर्वी है। हालांकि जो सबसे सेफेस्ट सीट है जमशेदपुर पूर्वी, वहां से रघुवर दास चुनाव हार गए। तो अब क्या कहिएगा? जब बिहार का ही आप उदाहरण लीजिए, जब पाटलिपुत्रा सीट का निर्माण हुआ तो वहां के एक बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे नरेंद्र सिंह। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि विनय, चूंकि हम लोग नरेंद्र भाई कहते थे, हमारे इलाके के, हमारे घर के वो नेता थे, तो कहे कि विनय, यहां से लालू यादव कभी हार ही नहीं सकता है पाटलिपुत्रा से। लेकिन लालू यादव वहां रंजन यादव से भी हार गए चुनाव। तो चुनाव का एक बड़ा अद्भुत गणित है। बाढ़ से नीतीश कुमार जब चुनाव हारे 2004 में, उसके बाद नीतीश कुमार कोई चुनाव लड़ना छोड़ दिए। कोई चुनाव उसके बाद उन्होंने नहीं लड़ा पूरे जीवन में। पिछले 20 साल से वो कोई चुनाव, एमएलसी के माध्यम से वो जा रहे हैं। चलिए, क्योंकि ठीक है। उनको कभी उम्मीद नहीं था कि बाढ़ में हम चुनाव हार जाएंगे। ठीक है। अगर आनंद दत्त जी, मैं आपसे पूछूं, आप कह रहे हैं आप एज दे रहे हैं जेएमएम लेड अलायंस को, तो आपको क्या लगता है जेएमएम और उसके सहयोगी को कितनी सीटें मिल सकती है और उसमें कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? सर, मैं इस मामले में हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा। मैं नंबर गेम में बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने सैंपल कलेक्ट नहीं किया है और अनुमान लगाने के लिए मैं केवल परिस्थिति बता सकता हूं। इस मामले की वजह से ये पार्टी थोड़ी ऊपर है। तो मृत्युंजय सर कह रहे थे कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा तब होता जब बीजेपी के समर्थित, जो देश भर में जो भी बीजेपी के नेता है, उनके ऊपर जो आरोप है उनके ऊपर भी कार्रवाई होती तो एक एग्जाम्पल सेट होता। तो जाहिर सी बात है, झारखंड में भी लोग इसको एक तरफा कार्रवाई की तरह देख रहे थे। वो मुद्दा था, लेकिन उस मुद्दे को उल्टे जेएमएम ने अपने लिए भुनाया। कांग्रेस के लिए थोड़ा नुकसानदेह जरूर रहा, उसके नेता सबूत के साथ पकड़े गए और वो इस वक्त अभी जेल में है। बावजूद इसके उस सीट पर वो कांग्रेस की जो कैंडिडेट है, यानी आलमगीर आलम की पत्नी, वो फिलहाल मजबूत स्थिति में है। तो इसका इम्पैक्ट बाकी क्षेत्र पर भ्रष्टाचार का पड़ा। एक और नैरेटिव जो बीजेपी ने सेट करने की सबसे ज्यादा कोशिश की, नहीं, मुझे एक बात बताइए। आलमगीर आलम 30 करोड़ के साथ पकड़े गए तो उनकी पत्नी मजबूत दिखाई पड़ रही हैं वहां पर। चलिए, ये खबरें मेरे पास है, आप सहमत हैं इससे? धीरज साहू के पास 350 करोड़ पकड़ा गया, उसका क्या कोई नुकसान होगा? और तीसरी खबर, जो एक आईएएस ऑफिसर थी, उनके घर पर भी करोड़ों रुपए बरामद हुए। इन सब का कोई असर नहीं होगा जनता के मानस पटल पर? भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है क्या? इसमें बीजेपी फंसाती हुई दिख रही है या इतने करोड़ों करोड़ रुपए जो देखे गए टीवी स्क्रीन पर
अलग अलग वेबसाइट्स पर, तो क्या इसका नुकसान उनको नहीं होगा? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। सर नुकसान उस लेवल का नहीं होगा जिस लेवल का एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है बीजेपी या एनडीए की तरफ से। वो शहरी इलाकों के लिए हम जैसे जो लोग हैं, जो हमारी एज ग्रुप का जो लोग है, वो थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देता है, लेकिन उसके पास ये भी तो काउंटर है कि देश के बाकी हिस्सों में इस तरह के कोई उदाहरण, इस तरह के रेड नहीं देखेंगे। रेड, ईडी की रेड एक तरफा की गई, मतलब ठीक चुनाव के टाइम में ईडी रेड कर रही है और वहां से आपको कुछ नहीं मिल रहा। आप कह रहे थे सर 350 करोड़ की बातचीत कर रहे थे। 350 करोड़ की बातचीत के बाद राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने उसका जस्टिफिकेशन दिया कि हमने सारे डॉक्यूमेंट उनको पेश किए ईडी को। उसके बाद ईडी का, और सबसे बड़ी बातचीत है कि ईडी जितनी भी कार्रवाई इस दौरान पूरे झारखंड या देश भर में की है, ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी भी जर्नलिस्ट के पास आज तक कभी नहीं है। वो इनपुट करते हैं जर्नलिस्टों के पास खबर, और वही खबरें छपती है, वही टीवी स्क्रीन से लेकर अखबार तक, वेबसाइट तक चल रही होती है। आज तक ईडी ने अगर केवल सूचना दी है, वो भी ट्वीट के माध्यम से कि हमने ऐसा ऐसा रेड किया, इसमें ये बरामदगी हुई है। इसके बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट, क्रॉस क्वेश्चन, इस बरामदगी पैसा वो अवैध था, वैध था, कुछ भी आज तक ईडी ने कुछ नहीं बताया। अगर वो बता रहा होता तो जनता के पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता कि ईडी भी कह रही है ये पैसा अवैध है और ये मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन ऐसा कोई बयान नहीं है। तो अभी वो वन साइडेड मामला है कि भ्रष्टाचार हुआ है, ये गलत है। चलिए ये बताइए बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा संथाल परगना में सेट हो पा रहा है? जेएमएम के खिलाफ जा रहा है या बीजेपी के खिलाफ उल्टा काम कर रहा है? अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा पूरे झारखंड में चर्चा का विषय है, इस वक्त भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि किसका कितना इम्पैक्ट है और किन इलाके में इम्पैक्ट है। मेरी नजर में, जो पहली नजर में जो मुझे समझ में आ रहा है कि बीजेपी के वो वोटर जो लोकसभा के टाइम में किसी वजह से घर से नहीं निकल पाए थे, या उनके पास टॉकिंग पॉइंट्स बहुत कम थे लोकसभा चुनाव के टाइम में, उनको एक हिमंता बिस्वा शर्मा ने आकर एक टॉकिंग पॉइंट दिया कि वो अपने लोगों के बीच में या अपने मतदाताओं के बीच में जाकर इस बात को लेकर बहस करें और उसके ऊपर उनको मोबिलाइज करें कि आप बीजेपी के पक्ष में वोट करिए। पहली बातचीत। दूसरी बातचीत कि संथाल में इसका कितना इम्पैक्ट पड़ा। संथाल में भले ही बीजेपी इस चीज को उठाती रही, तो और जो जिला मुख्यालय है संथाल के, जितने भी 6 जिले हैं खासकर संथाल परगना के, उसमें जिला मुख्यालय से 20 से 25 किलोमीटर के रेडियस में इस बात का इम्पैक्ट था, लेकिन धीरे धीरे वो इम्पैक्ट नीचे होता जा रहा था गाँव के इलाके जाते हुए। लेकिन आप एक पॉइंट मैं यहाँ रेज करना चाहूंगा कि आशा लकड़ा जो रांची की 2 बार मेयर रही है, वो इस वक्त अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य है। उन्होंने 3 महीना पहले उस पूरे उन 6 जिलों का दौरा करके 29 पेज का एक रिपोर्ट तैयार किया, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बरहेट, जहां से हेमंत सोरेन चुनाव लड़ते हैं, वहां से 9 आदिवासी महिलाओं का नाम लिखा और उनके पति का नाम लिखा। उन सारे के पति मुसलमान थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मुसलमान, ये इन आदिवासी महिलाओं के पति जो मुसलमान है वो बांग्लादेशी है, वो नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इन नाम का जिक्र करने के बाद कि ऐसा लगता है ये आदिवासी महिला है, इनके पति मुसलमान है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इलाके में अवैध बांग्लादेशी बढ़ गए हैं। सबसे बड़ी बातचीत है, अगर ऐसा है तो बरहेट की ही बातचीत हम करते हैं। बरहेट से जो सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी के कैंडिडेट हैं गमालिया लहेम्ब्रम, कल उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इस बात को, परसों ही उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहा है कि उनकी बहन ने भी एक मुस्लिम से ही शादी की है। बीजेपी का पूरा नैरेटिव कहां खड़ा होता है, इसके बाद आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। मुझे लगता है मृत्युंजय शर्मा जी जवाब देंगे इस बात का। मैं विनय जी आ रहा हूं, मृत्युंजय शर्मा जी जवाब देंगे इस बात का। नहीं, बहुत पर्टिनेंट पॉइंट उठाया आनंद जी ने। इनफैक्ट जो उन्होंने अनुसूचित जनजाति आयोग की जिस रिपोर्ट की बात करी, मेरे पास भी रिपोर्ट इनफैक्ट अभी आसपास ही कहीं रखी हुई थी, उसमें बहुत एक स्पेसिफिक उन्होंने जो 9 महिलाओं का नाम लिया, वो वैसी महिलाएं हैं जो मुखिया हैं अपने अपने क्षेत्रों में, तो इसलिए उन 9 महिलाओं का नाम लिया गया और वो 9 साधारण महिलाएं नहीं है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखिए, कोई भी इंटर रिलीजन मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे से देश में लोग हैं जो इंटर रिलीजन शादियां करते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में ऐसी स्पेसिफिक मुखिया महिलाएं, अगर उनसे शादी हो रही है तो कम से कम वो जांच का विषय ये कहा जा रहा है, और वो तो तभी असर्टेन हो पाएगा कि वो वहां के हैं या घुसपैठी है, जब उस पर जांच हो, जब किसी प्रकार की कोई भी सिटीजनशिप रजिस्टर हो, किसी प्रकार का कैंप लगे, चेक किया जाए उसको। तो एक पॉइंट है। तो उसको कंपेयर करना इस चीज से कि गमालिया लहेम्ब्रम जी की बहन ने शादी किया, वो थोड़ा सा ऑरेंज टू एप्पल वाला कंपैरिजन हो जाएगा मेरे ख्याल से। देखिए, वो जो बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा है,
मैं मानता हूं कि हो सकता है वो हर जगह एकदम ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंचा हो, लेकिन एक बहुत बड़ा नैरेटिव बना है और इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं पंकज जी, अगर वो नहीं भी चुनावी मुद्दा बना, मेरे ख्याल से वो इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है आज के लिए और आज के 10-20 साल बाद के लिए, हमारी नेक्स्ट पीढ़ी के लिए, कि अगर हम उसको अभी नहीं उठा रहे हैं तो डिससर्विस कर रहे हैं मगर अपनी आने वाली पीढ़ी से। वो मोरली हर एक पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टी को उठाना चाहिए, चाहे उसका राजनीतिक लाभ मिले या ना मिले। मैं तो ये मानता हूं। तो एक प्रकार से उसको उठाकर एक तो हम सजग बना रहे हैं कम से कम उस क्षेत्र के लोगों को। कल को अगर यही क्षेत्र के लोग इस सजगता के कारण कल को ऐसी कोई घटना होने जा रही हो और उस पर कम से कम डिस्कस करें, चर्चा करें, रोक दे, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा एक सक्सेसफुल चीज होगी। तो वो नैरेटिव बनी है मेरे ख्याल से। उसके एक्सटेंड पे हम डिबेट कर सकते हैं कि कितना अंदर तक गया है, लेकिन मुद्दा उठाना बहुत एसेंशियल है, इस पे कोई भी डिबेट नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि अगर नौनो मुखिया के पति वाकई अगर मुस्लिम हैं तो निश्चित तौर पर यह जांच का विषय तो है कि आखिरकार क्या हुआ है। देखिए, जो देश में मुस्लिम हैं उनसे शादी होती है तो ये कोई डिबेट का मुद्दा नहीं है, पर वो कौन है, क्या वाकई बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए झारखंड में आ गए हैं, ये जांच का विषय तो बनता है। विनय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी बात सुनकर के अब समय भी समाप्त हो रहा है। नहीं, एक चीज कहना चाह रहे थे कि जो भी हो घुसपैठिए का जो मुद्दा है, इस मुद्दा बनाने में भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव खड़ा करने में सफल हो गई। और कल चुनाव के एक दिन पहले जो गिरिराज सिंह का बयान आया, वो बयान भी बड़ा झारखंड में चर्चित हुआ कि रांची को कराची बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे संथाल परगना को, तो उसकी भी बड़ी चर्चा हुई। तो मुझे लगता है इसके कारण भी कुछ पोलराइजेशन हुआ होगा कुछ इलाकों में। दो चीज नैरेटिव जरूर भाजपा ने बनाया और वो बहुत नीचे स्तर तक भी गया, कहीं कहीं हो सकता है बहुत ग्रामीण स्तर पर नहीं, लेकिन इसकी चर्चा पूरे झारखंड में इसकी गूंज रही। हम लोग जिस इलाके में गए घुसपैठ की चर्चा लोग करते थे। अब कितना है, हालांकि होम मिनिस्टर का कहना है कि भाई घुसपैठ है, अब होम मिनिस्ट्री वगैरह के पास तो कुछ डाटा भी होगा, हाईकोर्ट भी इस मामले में संज्ञान लिया। तो अब देखिए, इसको तो मुझे लगता है कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर तमाम लोगों को आनंद दत्त जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से क्विक कमेंट्स, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। बस एक लाइन जोड़ना चाह रहा था सर। हाई कोर्ट ने जो इस मामले पे संज्ञान लिया था अवैध बांग्लादेशी के मुद्दे पर, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपना जवाब दिया था उसमें साफ उन्होंने कहा था कि अभी तक एक भी केस ऐसे नहीं मिले हैं, लेकिन इसके होने की संभावना है। तो डेटा के मामले में ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ना स्टेट गवर्नमेंट के पास। चलिए, अब तो ठीक है, कोर्ट में क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जनता की अदालत में क्या फैसला होगा ये 23 तारीख को हम लोग को पक्का पता चलेगा। ऊंट किस करवट बैठता है ये 23 तारीख को ही मोहर लग पाएगा। फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजे जो भी हों, लेकिन असल नतीजे हमें 23 तारीख को मिलेंगे कि हेमंत सोरेन की वापसी हो रही है, और वापसी हो रही है तो किन मुद्दों की वजह से हो रही है, या बाबूलाल मरांडी जो आज मुस्कुरा रहे थे उनकी मुस्कुराहट बरकरार रहती है और बीजेपी लेड अलायंस की सरकार बनती है तो किन मुद्दों की वजह से बनती है। इस खास पेशकश में विनय जी आपका, आनंद दत्त जी आपका, डॉक्टर संजय कुमार और मृत्युंजय शर्मा जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।